क्या पिता के प्यार को हम शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं? एक अखबार वाला प्रातः लगभग 5 बजे जिस समय अखबार देने आता था, उस समय मैं उसको अपने घर की गैलरी में टहलता हुआ मिल जाता था। अतः वह मेरे घर के मुख्य द्वार के सामने चलती साइकिल से निकलते हुए मेरे घर की बालकनी में अखबार फेंकता और मुझको नमस्ते बाबूजी कहकर अभिवादन करता हुआ तेज़ी से आगे बढ़ जाता था। जैसे जैसे समय बीतने लगा और समय के साथ मेरी उम्र भी बढ़ने लगी, मेरे सोकर उठने का समय भी बदल गया। अब मेरा उठने का समय प्रातः 7 बजे हो गया था। जब कई दिनों तक मैं उसको प्रातः टहलते नहीं दिखा, तो एक रविवार को प्रातः लगभग 9 बजे वह मेरा कुशल क्षेम लेने मेरे आवास पर आ गया। जब उसको ज्ञात हुआ कि घर में सब कुशल मंगल है और मैं बस यूं ही देर से उठने लगा हूँ, तो वह बड़े सविनय भाव से हाथ जोड़कर बोला, बाबूजी, एक बात कहूँ? मैंने कहा, बोलो। वह बोला, आप सुबह तड़के सोकर जगने की अपनी इतनी अच्छी आदत को क्यों बदल रहे हैं? आपके लिए ही मैं तड़के विधानसभा मार्ग से अखबार उठाकर और फिर बहुत तेज़ी से साइकिल चलाकर आप तक अपना पहला अखबार देने आता हूँ। आते समय यही सोचता हूँ कि कहीं मुझे देरी न हो जाए, आप अखबार के लिए प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैंने आश्चर्य से पूछा, आप विधानसभा मार्ग से अखबार लेकर आते हैं? हाँ, सबसे पहला वितरण वहीं से प्रारंभ होता है, उसने उत्तर दिया। मैंने उससे फिर एक प्रश्न पूछा, तो फिर तुम जगते कितने बजे हो? 2:30 बजे। फिर 3:30 तक वहाँ पहुँच जाता हूँ। फिर मैंने पूछा, फिर लगभग 7 बजे अखबार बांटकर घर वापस आकर सो जाता हूँ। फिर 10 बजे कार्यालय। अब बच्चों को बड़ा करने के लिए यह सब तो करना ही होता है। मैं कुछ पलों तक उसकी ओर देखता रह गया और फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे बहुमूल्य सुझाव को ध्यान में रखूँगा। घटना को लगभग 15 वर्ष बीत गए। एक दिन प्रातः 9 बजे के लगभग वह मेरे आवास पर आकर एक निमंत्रण पत्र देते हुए बोला, बाबूजी, बिटिया का विवाह है, आपको सपरिवार आना है। जब निमंत्रण पत्र को मैंने सरसरी निगाह से देखा, तो मुझे लगा कि यह किसी डॉक्टर लड़के से परिणय का निमंत्रण है। तो जाने कैसे मेरे मुंह से निकल गया, तुम्हारी बेटी? उसने भी जाने मेरे इस प्रश्न का क्या अर्थ निकाल लिया कि विस्मय के साथ बोला, कैसी बात कर रहे हैं बाबूजी, मेरी ही बेटी है। मैं अपने को संभालते हुए और अपनी झेंप को मिटाते हुए बोला, मेरा तात्पर्य है कि तुमने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाया है। यह देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। हाँ बाबूजी, बेटी ने KGMC से MBBS किया है और उसका होने वाला पति भी वहीं से MD है। और बाबूजी, मेरा बेटा भी इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहा है। मैं दरवाजे पर खड़ा होकर सोच ही रहा था कि उसे अंदर आकर बैठने को कहूँ कि ना कहूँ। तभी वह मुझसे बोला, अच्छा बाबूजी, अब चलता हूँ, अभी और कई कार्ड बांटने हैं। आप सपरिवार आइएगा। आप सपरिवार आएंगे तो मेरे पूरे परिवार को बहुत अच्छा लगेगा। मैंने फिर सोचा, आज तक मैंने कभी उसे अंदर आने को नहीं कहा और अचानक आज अंदर बैठने को कहने का आग्रह मात्र एक दिखावा ही होता। अतः औपचारिक नमस्ते कहकर मैंने उसे बाहर से ही विदाई दे दी। उस घटना के 2 वर्षों के बाद जब वह एक बार फिर मेरे आवास पर आया, तो बातों बातों में पता चला कि उसका बेटा जर्मनी में कहीं कार्यरत है। आज उत्सुकतावश मैंने उससे प्रश्न कर ही डाला, आखिर उसने अपनी सीमित आय में रहकर अपने बच्चों को उच्च शिक्षा कैसे दे डाली? बाबूजी, यह बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं आपको संक्षेप में बताने की कोशिश करता हूँ। अखबार नौकरी के अतिरिक्त भी मैं खाली समय में कुछ न कुछ काम करता रहता था। साथ ही मैं अपने रोज़मर्रा के खर्च भी बहुत सोच समझ कर करता था। मैं केवल रात में ही बाज़ार जाता और कद्दू, लौकी, बैगन जैसी मौसमी सस्ती सब्जी को ही खरीदता था, क्योंकि रात में जब दुकानें बंद होने का समय होता था तो दुकानदार सब्जी सस्ते में दे देते थे। एक दिन
मेरा बेटा पड़ोस के बच्चों के घर खेलने गया और जब वह वहाँ से आया तो उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखें नम थीं। ऐसा लग रहा था कि वह हमसे बहुत सारे सवाल पूछना चाहता हो। जब शाम को हम सब खाना खाने बैठे तो मेरा बेटा थाली में रखी सब्जी रोटी को देखकर रोने लगा और अपनी माँ से बोला, यह क्या, रोज़ बस यही कद्दू, बैगन, लौकी, तुरई जैसी नीरस सब्जी, रूखा सूखा खाना, ऊब गया हूँ इसे खाते खाते। अपने मित्रों के घर जाता हूँ तो वहाँ मटर पनीर, कोफ्ते, दम आलू आदि, और यहाँ बस एक सब्जी और रूखी रोटी। मैंने बड़े प्यार से उसकी ओर देखा और फिर बोला, तुम पहले रोना बंद करो, फिर इस बारे में बात करेंगे। फिर मैं बोला, बेटा हमेशा अपनी थाली में ही देखो। अगर हम दूसरों की थाली में झांकेंगे तो जो हमारे पास है हम उसका भी आनंद नहीं ले पाएंगे। वर्तमान में जो भी हमारे पास है उसे दिल से स्वीकार कर ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और हमेशा अपने भविष्य को सुधारने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखो कि तुम्हारे भविष्य को बदलने की ताकत केवल तुम्हारे पास ही है और किसी के पास नहीं। अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहो। मेरे बेटे ने अपने आंसुओं को पोंछा और फिर मुस्कराते हुए मेरी ओर देखा, जैसे कि वह मुझसे कहना चाह रहा हो, मैं आपसे वादा करता हूँ आज से अपने जीवन की तुलना किसी से भी नहीं करूँगा और अपने भविष्य को बेहतर बनाने में अपनी पूरी ताकत लगा दूँगा। और उसके बाद से मेरे किसी भी बच्चे ने मुझसे किसी भी प्रकार की कोई भी मांग नहीं रखी। सीमित संसाधनों के साथ वे अपने जीवन को बेहतर बनाने में जुट गए। बाबूजी, आज का दिन बच्चों के उसी त्याग का परिणाम है। उसकी बातों को मैं तन्मयता के साथ चुपचाप सुनता रहा, एक पिता के प्रेम की ताकत को अपने हृदय की अंतरतम गहराई में महसूस कर पा रहा था। हमारा भविष्य हमारी नीयत और हम इसे कितनी अच्छी तरह से निर्मित करते हैं यह हम पर निर्भर करता है। इस कहानी के संदेश में मनोज मुंतशिर की 2 लाइनें मैं जोड़ना चाहूँगा। क्या है यार पापा, आप सबकी तरफ पैसे वाले क्यों नहीं हो? पापा कुछ बोले नहीं, 2 शब्द भी नहीं कहे, बस भरी भरी आंखों से मेरी ओर देखते रहे। वो आंखें हमेशा के लिए मेरे दिल पे छप गई। मैंने जो गलती की तुम मत दोहराना। मौसम का हाल उसे मत सुनाना जो तुम्हारे लिए रोज भागता रहा, सर्दी क्या, गर्मी क्या, धूप क्या, छाया क्या। जिसकी जिंदगी भर की कमाई तुम हो, उससे मत पूछना कि तुमने कमाया क्या।